हमने क्या बोला था, समझिए ना। हमने कहा था कि नाक के छिद्र को हमने क्या बोला था, नसा छिद्र। क्या बोला था, जो हमने पढ़ लिया था। नंबर 1 पे था हमारे पास नसा छिद्र, नंबर 2 पे नसा कपाट, उसके बाद फायरिंग्स, लायरिंग्स और ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, और 8वां नंबर पे क्या था हमारे पास, एल्वियोली। बात समझ में आई क्या, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हमने एल्वियोली तक हमने पढ़ लिया था। आइए एल्वियोली से शुरू करते हैं। एल्वियोली को हम लोग वायु कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, वायु कोष्ठक। क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? एल्वियोली को हम लोग क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक। क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक। बात समझिएगा, यही वह एक ऐसा स्थान है ना जहां पे हम जब सांस अंदर लेते हैं, क्या लेते हैं, सांस अंदर। तो मेरे बच्चों अंदर लेते समय ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। हमारे शरीर के में उपस्थित ब्लड और ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन, ब्लड में उपस्थित क्या चीज, हीमोग्लोबिन, एचबी। ब्लड में उपस्थित क्या चीज, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इस वायु कोष्ठक में आता है और ऑक्सीजन को ले लेता है। जैसे हीमोग्लोबिन में O2 को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, HbO2। क्या बन जाता है, HbO2। क्या बन जाता है, HbO2। HbO2 को क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या हुआ, नाम क्या है, मैडम जी का है, सही में? सही कह रहे हो बाबू, जाने दीजिए। मैडम जी का कॉल आ रहा है तो जाने दीजिए। आइए, जब इसमें ऑक्सीजन मिल गया तो हमने इसको क्या कह दिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको ऑक्सीजन को ले कौन जा रहा है, हमारा ब्लड, बल्कि ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन। एक बात बताइए, यह ऑक्सीजन ले लेता है, ऑक्सीजन को कहा लेके पटाए रखेगा, रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं। इसका काम है ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देना ताकि हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन जा सके। समझ में आई बातें? और ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन किसको उठा लेता है, ऑक्सीजन को। पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाता है और ऊर्जा बनाते समय टूट जाता है। क्या बनाता है, एनर्जी। अब यह गया पूरे बॉडी में, किसमें गया, बॉडी में। और बॉडी में जाकर किसका निर्माण किया दिया, ऊर्जा का। किसका निर्माण कर दिया मेरे बच्चों, ऊर्जा। और अब ऑक्सीजन किसमें टूट गया, सीओ। किसमें टूट गया, का एक बात बताइए, आप किसी को फिक्स किए हैं कि तू ही हमारा ड्राइवर हो, तुम्हारी गाड़ी हम बुक कर लिए हैं, है ना, तुम हमको लेकर जाओगे। अब एक बात बताओ, लेकर जाने को चला गया और ड्राइवर गाड़ी लेके भाग गया, का वहीं पर रह जाओगे कि नहीं रह जाओगे, रह जाओगे ना। तो जब आप बुक किए हो तो वो लेकर जाएगा भी और लेकर आएगा भी। तो लेकर गया कौन, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन के रूप में था। अब बाराती गया बारात पे, बाराती को लाने का काम कौन करेगा, यह बचे बाराती। ऑक्सीजन के साथ ये दुल्हनिया कार्बन, ऑक्सीजन के साथ कौन, ये दुल्हनिया कार्बन। तो लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा, तो लेके आने का काम भी कौन करेगा, हीमोग्लोबिन। तो एक बात बताइए, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाई क्या बना देगा, HbCO, HbCO2। इसे क्या कहेंगे, इसका भी तो कोई नाम है, CO2। दुल्हनिया को बुला गया का, नहीं नहीं, CO2। ठीक है, CO2 को क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक हीमो, क्या बोल देंगे, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सी ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या यहां तक बात समझ में आई? जब ऑक्सीजन को साथ लेके गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया
और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ब्लड से लेकर आया, क्योंकि ऊर्जा बना दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन किसमें टूट गया था? कार्बन डाइऑक्साइड में। हम आपको शुरू में बता दिए थे कि एक बात बताइए, हम 100% कोई गैस लेते हैं, कितने परसेंट लेते हैं? 100%। इस 100% में ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21। कितने परसेंट है? 21% कौन है? O2। कौन है बाबू? O2। एक बात बताइए, फिर उसके बाद 78% कौन है? नाइट्रोजन। कौन है? और उसके बाद हमारे पास 0.3% कौन है? 0.03% कौन है? कार्बन डाई। हमने लिया, हमने क्या लिया? इनहेल किया। समझ में आई बातें? और उसके बाद हमने इसको एक्सिलेट भी तो करेंगे, बाहर भी तो निकालेंगे। एक बात बताइए, हम लिए 100% तो निकाले भी कितना, लेकिन जो 21% कार्बन ऑक्सीजन था ना, वो अब निकलेगा कितना? 17%। कितना परसेंट? एक बात बताइए ना, हम ऑक्सीजन लेंगे ना तो पूरा ऑक्सीजन वायु कोष्ठक में ना समाएगा, कुछ रह जाएगा। बात समझ में आई क्या? अब जितना ले रहे हैं उतना ही आपके वायु कोष्ठक में रुक जाएगा? नहीं, कुछ वायु कोष्ठक में रुकेगा नहीं, कुछ बाहर आएगा। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता, आपने 21% लिया और 21% पूरा का पूरा खत्म हो गया, रजाई में सोए, रजाई ओढ़ के, मुंह ढक के, अंदर ऑक्सीजन ले लिए और छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, 2-3 बार यह प्रक्रिया हुई, तब तक होगी जब तक कि रजाई के अंदर ऑक्सीजन बनी है। बाद में टाए टाए खत्म हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? इसका मतलब आप 100% ऑक्सीजन खत्म करते नहीं है, कुछ ही परसेंट खत्म करते हैं। लेकिन इस 100% के रूप में आपने 17% वापस छोड़ा, तो बचा कितना? 4% खपत हुआ कि नहीं हुआ? इस 21 का 4% नहीं, बल्कि पूरे का 4%। और आपका नाइट्रोजन की जरूरत है क्या आपके शरीर में? नहीं। तो क्या आप 78% लेंगे तो छोड़ेंगे भी कितना? पूरा का पूरा छोड़ देंगे, पूरा का पूरा क्या कर देंगे? लेकिन जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में जो 4% ऑक्सीजन आप खपत किए थे, वो क्या किस में बदल जाएगा? कार्बन डाई। तो 4 दशमलव कितना हो जाएगा? 0.3% CO2। यही आपके पास निकलता है बाहर। पूरा का पूरा कौन निकल जाता है? नाइट्रोजन। और उसके बाद 17% उसके साथ कौन निकलता है? ऑक्सीजन। इसीलिए बाबू जब ना माउथ ब्रीथिंग किसी को देना पड़ता है, माउथ ब्रीथिंग का मतलब मुंह सटा के सांस, देखें फिल्म में हीरो हीरोइनिया को देता है जब डूब जाती है पनिया में, तो ना देखे हैं? ऐसा एक्चुअल में रियल लाइफ में हमारे साथ हुआ है। चाचा का लड़का था, लाइन मार दिया था, हाथों तो शायद कट गया था उनका। सोच लो ना कि इतनी बार हमने उसको माउथ ब्रीथिंग दी, इतनी बार, यही करने की वजह से हमने 10 से 12 बार रिटर्न किया और उसको मसाज किया, और पीठ यहाँ पे सीने पे पीठ पे लेटा के हमने दबाया भी, जिसकी वजह से उसको उसकी जान बचाई गई थी। नहीं तो टोटली टाई टाई मछली हो जाते, पूरा उंगलियां में ऐसा लाइन मारा था कि कानी उंगलियां कट गई। पता है ना? ऐसा हम लोग मतलब बचाए थे। तो माउथ ब्रीथिंग देने का मतलब क्या है कि जो आप बाहर से ऑक्सीजन लिए ना, वो आपके अंदर तो गया, लेकिन खपत कितना हुआ? खाली इस 100% का खाली 4%। लेकिन जो 17% आप वापस छोड़ते हैं ना, वो माउथ ब्रीथिंग में भी काम आ सकता है। किसमें आता है? माउथ ब्रीथिंग में भी काम आ सकता है। कोई पानी में डूब गया तो आप उसको फूकिए ताकि उसके एल्वियोली में जो पानी भरा था ना, उसमें ऑक्सीजन जाए। एल्वियोली में जो क्या भरा था? पानी भरा था, उसमें क्या जाए? ऑक्सीजन, ताकि पानी कहां निकल सके? वापस बाहर। समझ में आई बात है? फेफड़े में पानी भरने की वजह से मौत होती है, पेट में पानी भरने की वजह से मौत नहीं होती है। अगर पेट में पानी भरने की वजह से मौत होती तो एक गिलास पीते ही टपक जाते, गून बन जाते। गून, गून को पानी में डाल देंगे, मर जाएगा नहीं मर जाएगा? अरे भाई पेट में वो भरलोट आप पी नहीं सकते। साइंस कभी नहीं कहता कि आपको पानी कितना पीना चाहिए। साइंस कितना, साइंस कभी नहीं कहता कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। ये तो फालतू के लोग डॉक्टर बता रखे हैं ना कि 4 लीटर पीना चाहिए, 5 लीटर दिन भर में पीना चाहिए। एक हमको बात बताइए आप लोग, अगर ऐसा होता, गिलास वही, गिलास सेम, जब आपको प्यास लगे तो उसी गिलास से पानी पीजिए, टेस्ट भी अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा पीने का। पीते रहिए बार बार, गिलास वही, पानी वही, लेकिन जैसे ही आपके शरीर में पानी का लेवल पूरा हुआ, अब उसी गिलास से वही पानी आपको अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट भी नहीं आएगा। क्या आपने पानी बदला? नहीं। गिलास बदला? नहीं।
तो आपके शरीर में जितना पानी का लेवल चाहिए उतना पूरा करिए, चाहे आपको 1 लीटर में लेवल पूरा हो रहा है, चाहे आधी लीटर में, चाहे 1 गिलास में। बात समझ में आई क्या? कभी ये मत सोचिए कि हमको दिन भर में 5 लीटर पानी पी लेना है। बाबू आपके शरीर को जितनी क्षमता है उतना ही लीजिए। लोग ने किसी ने पूछा था कि जहर किसे कहते हैं? अच्छा जवाब क्या आया? दुनिया की वो सारी चीज जो आपके पास हद से ज्यादा हो, वो क्या है? पॉइजन। भोजन भी हद से ज्यादा क्या कहलाएगी? पॉइजन। बात समझ में? धन भी हद से ज्यादा क्या कहलाएगा? और ज्ञान भी हद से ज्यादा क्या कहलाएगा? जहर। आप कुछ आबाद नहीं बल्कि बर्बाद करने पे तुल जाएंगे। समझ में आई बातें? देख ही रहे हैं ना। कुछ अध्यापकों में एक छोटी सी आई महिला, 20 कन्या 20 बो के चली गई। कुछ अध्यापक आपस में लड़ रहे हैं। एक अच्छे टीचर ने अपने भाई खो दिया। अब रीजन क्या था भाई खोने का, अब तो जांच में पता चलेगा कौन गलत है कौन सही है। इसका कहने का अधिकारी हम कभी नहीं है ना। बाकी दोनों टीचर हमारे लिए जरूरी है और ग्लोबल लेवल पर वो दोनों बहुत ही अच्छे हैं, है ना। क्या सही है क्या गलत है? कुछ लोग इस मुद्दे पर मेरे बच्चों ने अपना हाथ भी साफ कर रहे हैं, है ना। सोच रहे हैं कि अब तक बैठे थे, चलो इसी में व्यू कमा लेते हैं, लोग थोड़ा जान भी जाएंगे। अरे मूर्ख, जब भी कभी दिक्कत आती है ना तो आप उसका साथ मत दीजिए। क्या सही है क्या गलत है यह मैटर है, लेकिन यह मैटर मेरे बच्चों कानून तक जाएगा। समझ में आ रही बात है? अब उसको लेके कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ। आइए इसको तो हम पहले भी समझा दिए थे आप लोगों को, तो इसको हटाते हैं ना। तो क्या बना? ऑक्सीजन लिया और शरीर क्या बना लिया मेरे बच्चों? ऊर्जा। क्या बना लिया? ऊर्जा। और ऊर्जा बनाने के बाद जो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड उठाया वह बाद में बन गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एक हम आपको बात बताएंगे ना, यह जो हीमोग्लोबिनवा है ना, यह ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन से लगाव रखता है। किससे लगाव रखता है? कार्बन से। हीमोग्लोबिन किससे लगाव रखता है ज्यादा? कार्बन से। ऑक्सीजन से कम बल्कि कार्बन से ज्यादा। इसलिए जब भी धुआं हुआ कभी भी निकलेगा साइड से ना तो जल्दी हमें महक जाएगा। समझ में आई बात है? गांजा पीने वाले लोग नशा में तुरंत क्यों चले जाते हैं? क्योंकि तुरंत जब आदमी गांजा पिएगा तो धुआं कहां जाएगा? एल्वियोली। और धुआं एक्चुअल में कार्बन है। कार्बन का मतलब कार्बन मोनो ऑक्साइड। और तुरंत हीमोग्लोबिन कहेगा बाबू आ गया। बाबू मतलब कौन? बाबू मतलब कौन? कार्बन मोनो कहेगा कार्बन ऑक्सीजन तू मत जा, तनी मनी हवा में चल चला संगे। ई लेके जाएगा कार्बन मोनो ऑक्साइड को, कहेगा आ ले चले तुझे तारों के शहर में। हमारे शरीर में जितना ब्लड है बाबू ना, उसका 70% से ऊपर ब्लड हमें किसको चाहिए? ब्रेन को। 30% में पूरा शरीर जीवित रह जाता है। बल्कि हमारा हार्ट खुद को जीवित रखने के लिए खुद को ब्लड देता है। समझ में बात है? हमारा हार्ट। और एक बात और बता दे, हमारे हृदय के पास स्वयं का ब्रेन है। इस ब्रेन से नहीं बल्कि स्वयं के ब्रेन से संचालित होता है वो। और अपने आप को जीवित रखने के लिए जो 30% ब्लड बचा था ना, उसमें से 12% स्वयं ले लेता है। शरीर को जीवित रखने के लिए ज्यादा ब्लड की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे ब्रेन को ब्लड की ज्यादा आवश्यकता है। ब्रेन में ब्लड कम पहुंचेगा तो हम थोड़ा सा ना सुस्ती महसूस करेंगे, तो कहा जाएगा ब्लड प्रेशर क्या है? स्लो। ब्लड प्रेशर क्या है? और जब ज्यादा पहुंचेगा पतला ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हृदय ज्यादा पंप करने लगेगा तो कहेंगे ब्लड प्रेशर हाई। और जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो घर्षण बल फ्रैक्शन ज्यादा लगेगा, और फ्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो बॉडी में होगी क्या चीज? गर्मी, पसीना छोड़ने लगेंगे। समझ में आई बातें? लो ब्लड प्रेशर में ज्यादा आपको पसीना होगा, हाई ब्लड प्रेशर में आपको ठंडा लगेगा। समझ में आई बातें? हाई ब्लड प्रेशर में क्यों ठंडा लगेगा? क्योंकि शरीर का तापमान वायुमंडलीय तापमान से ज्यादा, इसलिए आपको क्या लगेगा? हाई ब्लड प्रेशर में ठंडा। और लो ब्लड प्रेशर में क्या लगेगी? गर्मी। क्योंकि ब्लड प्रेशर लो होगा तो फ्रैक्शन भी कम लगेगा, शरीर गर्म भी कम होगा, इसलिए वायुमंडल का तापमान हमारे शरीर से क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसलिए हमको क्या लगेगा? गर्मी। समझ में आई बातें? हमारी बगल वाली दादी टप नहीं समझ में आया? समझिए, हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर हाई, इसका मतलब जो घर्षण बल है, जो फ्रैक्शन है, वो क्या होगा? यह हमारा ब्लड प्रेशर है बीपी, और यह है हमारे पास फ्रैक्शन। बात समझ में आई? जब बीपी हाई, एरो ऊपर गया तो हम हाई को दिखा रहे हैं, बीपी हाई तो फ्रैक्शन भी हाई। अब हाथ को रगड़िए तेजी से तो घर्षण लग रहा है,
रगड़ के देखिए अपने हाथों को, तो गर्म भी होगा हथेली, रगड़िए ऐसे आराम, बढ़िया से रगड़ लीजिए, गर्म होगा कि नहीं होगा। तो जब फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेरे बच्चों इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। बुखार में शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है? आपको ठंडा लगता है, गर्मी? बुखार में ठंडा की गर्मी? ठंडा लगता है ना। फीवर में ठंडा लगता है, गर्मी आती है बेटा, ठंडा लगता है। इसका मतलब टेम्परेचर हाई होगा तो हमें तापमान में क्या होगी, बाहरी तापमान हमारे शरीर के तापमान से गिरावट में चला जाएगा, इसलिए हमें क्या फील होगा, कोल्ड फील होगा। क्या फील होगा? जब हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें बाहर में ठंडा महसूस होगा। वही जब बीपी लो होगा, बीपी क्या होगा, तो फ्रैक्शन भी क्या होगा, कम लगेगा, फ्रैक्शन भी क्या लगेगा, इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घटेगा ना। शरीर का टेम्परेचर क्या होगा, शरीर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा। अरे भाई फ्रैक्शन कम लग रहा है तो टेम्परेचर भी तो कम लगेगा, क्योंकि घर्षण की वजह से तो हमारे शरीर में क्या निकल रही थी, ऊर्जा, ऊर्जा का निर्माण हो रहा था, ब्लड तेजी से दौड़ रहा था, तो घर्षण बढ़ रहा था, तो घर्षण की वजह से टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा था। अब घर्षण कम तो टेम्परेचर भी कम, टेम्परेचर भी कम। अब बीपी अगर लो होगा बाबू तो बताइए कि बॉडी ठंडा होगा कि गर्म, गर्म होगी ना। बॉडी गर्म नहीं होगी, आपको बता देते हैं कि हमें गर्मी महसूस होगा, बॉडी ठंडा होगी, एक ना बॉडी टेम्परेचर डाउन, बॉडी टेम्परेचर। बात समझ में आई आदित्य? कि समझाने वाली कोनो बात नहीं थी तो वैसे भी समझ जाते, है ना। हम जुटा इसमें ले घुमा रहे हैं। तो हमारे हीमोग्लोबिन को क्या चाहिए बाबू, हीमोग्लोबिन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, जो किसमें ले जाकर मिला दे, ब्लड में ले जाकर मिला दे, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन ब्लड में जाकर टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर उसको हीमोग्लोबिन उठाता है और ले आके वापस छोड़ देता है, किसमें छोड़ देता है, एल्वियोली में, किसमें छोड़ देता है, एल्वियोली में। और एल्वियोली में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड नाक द्वारा कहां निकल जाता है, और यह प्रक्रिया चलते रहती है, यह प्रक्रिया क्या होती रहती है, चलते रहती है, जैसे लाइन भी चलती रहती है। समझ में आई बात है? यह प्रक्रिया अपनी स्थिति से चलती रहती है। अब आपको एक बात बता रहे हैं हम, जब ऐसा हुआ तो एक बात समझिए कि हम कुछ तो श्वसन क्रिया करते होंगे। अब हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, श्वसन क्रिया करते समय मेरे बच्चों, हम 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। कितनी बार? अब इसमें पूछेगा वयस्क मनुष्य कितना लेता छोड़ता है, और बाल्यावस्था में कितना ली जाती है और छोड़ी जाती है, मतलब बच्चा। तो मनुष्य 14 से 16 बार, 14 से 18 बार। वयस्क मनुष्य मतलब जवान मनुष्य 14 से कितना बार, 18 बार। लेकिन बच्चा 14 से 16 से 30 बार, 16 से 1 मिनट में अप डाउन करेगा। आप 16 बार अंदर लेंगे और 16 बार ही कहां छोड़ेंगे। भले आपका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है बाबू, लेकिन आप अंदर 16 बार अंदर सांस लेते हैं और 16 बार कहां लेते हैं, बाहर। अब इसी प्रक्रिया में एक आता है, हम ले लेते लिख देते हैं 1 मिनट में कितनी बार, 16 बार लगभग, 16 बार लगभग। अब एक चीज इसमें समझिए आप लोग, अगर मैं 16 बार लगभग का हूं ना तो इसमें दो चीज आती है। एक तो आता है अबाउट टिंडल वैल्यूम, क्या चीज, टिंडल वैल्यूम, टिंडल वैल्यूम। यह टिंडल वैल्यूम क्या है, यह मेरे बच्चों टिंडल वैल्यूम वो चीज है जो आप 1 मिनट में जितनी बार सांस लेते हैं एमएल में, समझ में आई बात है, उसे क्या कहते हैं, टिंडल वैल्यूम। कह रहा है क्या, एक बार में ली गई अधिक वायु टोटल लंग्स के, नहीं नहीं, एक बार लिख रहा है, हम एक बार में जितनी सांस लेते हैं या जितनी सांस छोड़ते हैं हम उसे टिंडल वैल्यूम कहते हैं, या फिर छोटी सी भाषा में टीवी, क्या कहते हैं, टीबी। यह टीबी बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि टीबी बीमारी किसकी वजह से होती है, इस एल्वियोली में, मतलब क्या चीज, वायु कोष्टक में, किसमें, वायु कोष्टक में छिद्र की वजह से, किसकी वजह से, छिद्र की वजह से
कौन सा रोग होता है? छिद्र की वजह से होने वाला रोग क्या है? टीबी कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? ना, टिंडल वैल्यूम नहीं, ट्यूबरक्लोसिस। ये दूसरा है, वो दूसरा इसलिए हमने लिख दिया। बात समझ में आई क्या? लेकिन अगर हम बात करें ना कि इस एल्वियोली में, अर्थात मेरे बच्चों वायु कोष्ठक में बलगम भर जाए, बलगम मतलब चिपचिपा तरल पदार्थ जिसे नेटा भी कहते हैं आप लोग, अगर इसमें किसमें भर जाए? वायु कोष्ठक में, तो वह क्या, कौन से रोग में बदल जाता है? दमा में। किसमें बदल जाता है? दमा में। वायु कोष्ठक में क्या भर जाए बाबू? वायु कोष्ठक में क्या भर जाए? वायु कोष्ठक में बलगम, वलगम भरने से कौन सा रोग होता है? निमोनिया नामक रोग। कौन सा रोग होता है बाबू? निमोनिया नामक रोग। बात समझ में आई? अच्छा एक बात बताइए, 1 मिनट में 16 बार लगभग हम सांस लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? टिंडल वैल्यूम। क्या कहते हैं? टिंडल वैल्यूम। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, एक बार, एक बार हम एक बार जो सांस लेंगे, चूंकि 16 बार ले रहे हैं, एक बार जो सांस लेंगे उसमें 500 ml आएगा सांस हमारे पास। कितने ml सांस? 500। ले कितना रहे हैं? 16 बार। कितनी बार ले रहे हैं? 16 पांचे 80, 8000 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम एक बार में 8000 ml ऑक्सीजन ले लेते हैं। कितने हजार ml? मिलीलीटर। समझ में आई बात है? 1 मिनट में। समझ में आई बात है? इस हिसाब से यहां पे उसी तरह से हमारे सांस में, हमारे सांस द्वारा ली गई एक बार में ली गई अधिकतम वायु, एक बार में ली गई अधिकतम आयु को टोटल ऑक्सीजन कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल ऑक्सीजन कैपेसिटी, या फिर हम बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। उसी तरह से हम एक और चीज लेते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी यह होती है लगभग लगभग 6000 ml। कितने ml? अब कहेगा ना टोटल लंग्स कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम के, टिंडल वॉल्यूम का कितना परसेंट होता है? कह देंगे कितना परसेंट होता है? 80%। किसका? टिंडल वॉल्यूम का। कौन होता है? टोटल लंग्स कैपेसिटी टिंडल वॉल्यूम का कितना परसेंट? 80%। मतलब यह 8000 ml है तो कितना ml है? बात समझ में आई क्या? नोट करिए इसको तो। अभी ठीक है? समझिए ना, हमने क्या कहा था कि जब व्यक्ति आईसीयू में होता है तो उसके लिए एक व्यवस्था दी जाती है, क्या चीज? वेंटिलेटर। क्या दी जाती है? वेंटिलेटर एक्चुअल में ऑक्सीजन को देने की प्रक्रिया है। मास्क लगा देगा, चाहे अंदर नाक के द्वारा डाल देगा। पर आपको हम बता दें, जो बोतल में ऑक्सीजन भरी जाती है बाबू ना, वो ऑक्सीजन थोड़ी सी भारी होती है। हमारा लंग्स लंग्स उसको ले एक्सेप्ट कर पाता नहीं है। तो उस ऑक्सीजन को पतला करने के लिए ऑक्सीजन में कौन सी गैस मिला दी जाती है? हीलियम। हीलियम गैस सारी गैसों से लगभग हल्की है और वह हमारे गैसों के मंडल के सबसे ऊपरी भाग पर लगभग पाई जाती है। अब समझिएगा, और हीलियम मिल गया तो O2 कैसा हो गया? पतला। अब हमारे लेने के काबिल हो गया। अब समझिए गोताखोर। गोताखोर किसे कहते हैं? ड्राइवर्स लोग जो पानी में डूबकर समुद्र के अंदर जाकर मछलियां पकड़ने का काम करते हैं, या फिर कुछ ऐसी खोई हुई चीज निकालने का काम करते हैं, तो वो लोग ना अपने पीठ पर ना ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं, जिससे क्या ले सकें? सांस। उसमें भी मेरे बच्चों कौन सी गैस मिलाई जाती है? अगर गैस को ज्यादा पतला करना है और अंदर तक ड्राइव करना है तो कौन सी मिलाई जाएगी? हीलियम। नहीं तो कभी कभी हीलियम की जगह एक और गैस मिला दी जाती है, एक और गैस मिला दी जाती है, उसका नाम है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन भी वही काम करती है बाबू जो कौन काम कर रहा था? हीलियम। पर हीलियम उसको अधिक पतला बनाने के लिए और नाइट्रोजन कम पतला बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अगर कम अंदर तक ड्राइव करना है तो क्या मिलाया जाएगा? और ज्यादा अंदर तक डुबकी लगाना है तो क्या मिलाया जाएगा? बात समझ में आई क्या? और इन दोनों का काम क्या है? मोटी ऑक्सीजन को क्या बना देना, ताकि हमें सांस लेने में क्या हो? आसानी। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन पतली होती है कि मोटी? पतली, जिसे हम आसानी से सांस ले सकते हैं। बल्कि बोतल में भरी हुई ऑक्सीजन, सिलेंडर में भरी हुई ऑक्सीजन भारी होती है और उसे पतला बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? बात समझ में आई क्या? तो वेंटिलेटर पर सुलाया गया व्यक्ति की ऑक्सीजन के साथ साथ कौन सी गैस लेगा?
हीलियम। क्योंकि हमें हीलियम में कोई नुकसान देना वाली चीज नहीं है, बस वो ऑक्सीजन को क्या पिला देता है, पतला। हमारे शरीर में हीलियम को लेने के लिए कोई जगह है नहीं, तो जितना हीलियम जाएगा उतना हीलियम कहाँ निकल जाएगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? आइए चलते हैं, सीखते हैं ना, आगे समझिए। कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य, कैसा मनुष्य भाऊ, वयस्क मनुष्य 1 मिनट में, कितने मिनट में, 14 से कितनी बार, 18 बार सांस लेता है। 14 से कितनी बार, 18 बार श्वसन क्रिया करता है। श्वसन क्रिया, समझ में आई बातें। और वहीं बाल्यावस्था में बच्चा, छोटा बच्चा ना, 1 मिनट में कितनी बार, 16 से 30 बार। 16 से, कोई दिक्कत है यहां तक, 16 से 30 बार यह हमारे पास श्वसन क्रिया है। मनुष्य जो होगा, वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार, बल्कि हम किसके मिड पॉइंट में हम 16 को ले लिए थे कि नहीं ले लिए थे। 1 मिनट में 16 बार और 500 हर बार लेता है, 500 मिलीलीटर हर बार, तो 16 बार में कितनी, 8000 मिलीलीटर। और रख लेता है कितना अपने अंदर, टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना, 6000 मिलीलीटर। बात याद है कि नहीं। टोटल हमारे पास टिंडल कैपेसिटी का, लंग्स कैपेसिटी कितना परसेंट था, कितना परसेंट था, 80%। आई बात समझ में। आइए आगे चलते हैं। अब एक बात समझिए, हमारे पास मेरे बच्चों श्वसन क्रिया के लिए दो रूप, श्वसन क्रिया के लिए दो, जिसे हम लोग कहते हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन के लिए दो रूप, कोशिकीय श्वसन। कौन सा श्वसन बाबू, कोशिकीय। कोशिकीय श्वसन के लिए दो रूप, एक तो मेरे बच्चों ऑक्सी, कौन सा, ऑक्सी श्वसन, और दूसरा कौन सा बाबू, अनऑक्सी। एक तो ऑक्सी श्वसन और दूसरा कौन सा, अनऑक्सी श्वसन। ऐसी श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन O2 की जरूरत हो, किसकी जरूरत हो, O2 की जरूरत, उसे कैसा श्वसन कहेंगे, ऑक्सी श्वसन। और जिसमें O2 की जरूरत नहीं हो, O2 की जरूरत नहीं हो, उसे क्या कह देंगे, अनऑक्सी श्वसन। अब क्या कहेंगे सर जी, किसमें जो अगर श्वसन है तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ये तो जरूरी है, लेकिन कभी कभी नहीं होती। बात याद रखिए, हमने बनाया था कोशिका, क्या बनाया था, है ना। कोशिका के अंदर हमारे पास उपस्थित था कोशिका द्रव्य, क्या उपस्थित था, कोशिका द्रव्य, है ना। कोशिका द्रव्य में होता है अनऑक्सी शोषण, कोशिका द्रव्य में क्या होता है, अनऑक्सी शोषण। इतना तक कि मेरे बच्चों अंकुरित बीज, क्या चीज बाबू, अंकुरित बीज और सारी चीजें, अंकुरित बीज के साथ साथ और सारी चीजें हम जैसे ले लें, क्या ले लिया जाए, जीवाणु, अंकुरित बीज, जीवाणु, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में क्या होता है, अनऑक्सी शोषण, जिससे श्वसन क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। पर एक बात समझिए, कोई भी जीव, कोई भी तत्व अगर जीवित है तो उसे किसकी जरूरत है, ग्लूकोज की। किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है मेरे बच्चों, क्योंकि सारे जीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ग्लूकोज की। और जब अनाक्सी श्वसन होता है ना, तो ग्लूकोज टूट जाता है, ग्लूकोज क्या हो जाता है, टूट जाता है। और ग्लूकोज को टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्या कहते हैं, ग्लूकोज को टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं बाबू, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया को किसमें क्या कहते हैं, अभी हम अनाक्सी श्वसन पढ़ रहे हैं। अनाक्सी श्वसन किसमें होता है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में, अंकुरित बीज में, जीवाणु में, किसमें बाबू, जीवाणु में इत्यादि में। समझ में आई बात है।
और इसमें हमने कहा था ग्लूकोज किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज की टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब एक हम बात बता रहे हैं, जब ग्लाइकोलाइसिस होता है ना तो हमारे पास इस समय 4 एटीपी रहता है। जब हम अनाक्सी श्वसन करते हैं तो हमारे पास कितना एटीपी मौजूद होता है, 4 एटीपी। कितना एटीपी, 4। और जब ग्लाइकोलाइसिस होता है ना तो 2 एटीपी खत्म हो जाता है। कितने एटीपी खत्म हो जाता है, तो बचता भी कितना है। तो इसमें कहते हैं, सवाल क्या पूछेगा, 2 एटीपी का लाभ होता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, 2 एटीपी का लाभ होता है। किसमें होता है, किस प्रक्रिया में, ग्लाइकोलाइसिस नामक प्रक्रिया में कितने एटीपी का लाभ होता है। तो आप याद रखेंगे इसको, अभी दूसरी जगह हम लोग लिखते हैं मिटा के, ठीक है। इतना नोट करिए यहां तक तो फटाक से 1 मिनट में। ए बेटा, अनाक्सी शोषण, कौन सा शोषण, अनाक्सी शोषण कहां कहां होता है। सबसे पहला तो हमारे पास होता है कोशिका द्रव्य में। किसमें होता है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य मतलब मेरे बच्चों ना देखिए, हमारे शरीर में ना इस तरह की कोशिकाएं कुछ होती है। ठीक है, देखिए, ठीक ना। इसमें बहुत सारी चीज पाई जाती है, जैसे माइट्रोकांड्रिया, जैसे न्यूक्लियस, जैसे लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब सारी चीजें पाई जाती है। पर एक हम आपको बता रहे हैं कि एक बाल्टी लीजिए और बाल्टी में बहुत सारे बर्तन डाल दीजिए और लेके दौड़िए, गनगनाएगी नहीं गनगनाएगा। और यहाँ तो हमारे पास लाइसोसोम उपस्थित है, और लाइसोसोम गनगना के फटा तो सबको ले डूबेगा। सबको क्या करेगा, क्योंकि लाइसोसोम को ही कोशिका का पाचन थली कहा जाता है। उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा पूरे कोशिका को। लाइसोसोम पोटा तो क्या कर देगा, डाइजेस्ट। अब इन सभी को आपस में टकराने से बचने के लिए, आपस में टकराने से क्या करने के लिए, इसके अंदर एक लुब्रिकेंट लिक्विड भरा रहता है जिसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं, लाइसो, क्या कहते हैं कोशिका द्रव्य को, साइटोप्लाज्मा। क्या कहते हैं, बात समझ में आई क्या, हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। उस कोशिका द्रव्य के अंदर भी मेरे बच्चों ऑक्सीकरण होता है, मतलब श्वसन क्रिया होती है। पर श्वसन क्रिया होती है, अनाक्सी का मतलब होता है O2 के अनुपस्थिति में, O2 के अनुपस्थिति में। किसके अनुपस्थिति में, मतलब जब O2 नहीं हो तब श्वसन होगा तो उसे कहेंगे अनाक्सी श्वसन। अब कोशिका द्रव्य में अनाक्सी श्वसन हुआ, इसका मतलब कोशिका द्रव्य में जो C6H12O6 था, आदित्य, C6H12O6 होगा ना, वह टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूटेगा का मतलब मेरे बच्चों हमें एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, और इसके टूटने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है बाबू, ग्लाइको, बोल दीजिए, इसके टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। ए बेटा, अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। देखिए, जब यह टूटता है ना तो एक्चुअल में हमारे शरीर में जो इसकी वजह से 4 एटीपी का निर्माण हुआ था। यह एटीपी क्या है, एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह एक प्रकार का हमारे पास ऊर्जा को संचित करने का घर है। ऊर्जा को संचित करने का क्या है, घर है, और इसे एटीपी के ही काउंट में लिखते हैं। और जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है ना तो हमारे पास 2 एटीपी खपत हो जाता है। कितने एटीपी खपत हो जाता है, लेकिन बचता भी कितना है, 2। यह एक बात बता रहे हैं, यही नहीं, कोशिका द्रव्य में ही नहीं मेरे बच्चों, बल्कि अंकुरित बीज में, किसी बीज में, अंकुरित बीज में, जीवाणु में, किसमें, और वही नहीं, ईस्ट। यह ईस्ट क्या है, आप लोग मेरे बच्चों जलेबी खाए हैं ना, जलेबी को बनाने के लिए मैदा में क्या डाला जाता है, ईस्ट। ईस्ट एक प्रकार का जीवाणु जैसा ही
होता है, पर वह ना किसी के साथ मिलता है तो क्रिया करता है। बियर बनाने में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? इतना तक कि पावरोटी बनाने में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसी चीज को फ्लोपियस बनाने में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? बात समझ में आई क्या? तो ईस्ट, इन सभी को जीवित रखने के लिए, इन सभी के लिए कैसा श्वसन होता है? अनऑक्सी श्वसन, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आई? अब यहाँ पे 2 एटीपी तो खत्म हो गया, लेकिन हमें अभी भी लाभ कितने एटीपी का हुआ है? 2 एटीपी का। कितने एटीपी का? 2। अब हम अगली चीज यहां लिखने जा रहे हैं, ऑक्सी श्वसन। कैसा श्वसन? ऑक्सी श्वसन। देखिए ऑक्सी श्वसन मेरे बच्चों ना हमारे पास होता है माइट्रोकांड्रिया में। किसमें होता है? माइट्रोकांड्रिया में। ऑक्सी श्वसन किसमें होता है? क्या यहाँ पे O2 की जरूरत है? कहेंगे जी सर जी, ऑक्सी श्वसन में हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए कहते हैं ऑक्सी श्वसन किसमें होता है? माइट्रोकांड्रिया। और यह माइट्रोकांड्रिया ऑक्सी श्वसन करते समय कितने एटीपी का निर्माण करता है? 36 एटीपी। और हमारे पास यहाँ पे कितना एटीपी बचा था? 2 एटीपी। और हमें टोटल, टोटल क्या चीज मेरे बच्चों? एक ग्लूकोज का निर्माण करने के टोटल कितने एटीपी की जरूरत है? 38 एटीपी। हमारे पास एक्चुअल में मेरे बच्चों ना, हम आपको बता दें कि 36 एटीपी का निर्माण ही होता है ऑक्सी श्वसन में, लेकिन 2 एटीपी जो यहां से बचता है वह टोटल पूरा करने में 38 एटीपी में मदद लेता। बात समझ में आई क्या? तो हमें एक्चुअल में हमें एक बार एक ग्लूकोज बनाने में कितने एटीपी चाहिए? 38 एटीपी। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? तो ये सारी चीजें ऑक्सी श्वसन में हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और ऑक्सीजन ऑक्सी श्वसन होता किसमें? मनुष्य में माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया कोशिका का एक भाग है, जिसे हम लोग माइट्रोकांड्रिया का पावर हाउस भी कहते हैं। पावर हाउस मतलब पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइट्रोकांड्रिया को। किसे कहा जाता है हिंदी में? ऊर्जा गृह। ऊर्जा, यही माइट्रोकांड्रिया मेरे बच्चों इसी की वजह से क्या बनाता है? एनर्जी। क्या बनाता है? जिसकी वजह से हम लोग चल पाते हैं, बोल पाते हैं, सब कुछ करने की प्रक्रियाएं रख पाते हैं। किसकी श्वसन की वजह से? ऑक्सी श्वसन की वजह से। क्या यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई मेरे बच्चों? कोई दिक्कत है? तो हमें एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने एटीपी चाहिए ऊर्जा? कितने एटीपी चाहिए? क्योंकि ऑक्सी श्वसन में कितने एटीपी ऊर्जा बनती है? 2 एटीपी ऊर्जा जो अनऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज को टूटने से बना था, जिसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, उसमें कितने एटीपी का लाभ हुआ था? कितने एटीपी का लाभ हुआ था? 2 एटीपी। यही 2 एटीपी बाद में जाके जुड़ता है तो कितने एटीपी बनाते हैं? 38 एटीपी। क्या बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है यहां तक? यह आज की क्लास का आखिरी था ना। अब इसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे, और अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज? ब्लड, या फिर ब्लड के साथ साथ हम पढ़ेंगे हार्ट। क्या पढ़ेंगे? हार्ट। हम ह्यूमन ब्रेन भी पढ़ सकते हैं, जो मन करेगा वो पढ़ लेंगे। ह्यूमन ब्रेन, हार्ट, ह्यूमन आईज, बोन्स, जो भी मन करेगा अगले संडे को नई चीजें। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो सुनिए, अगर ये पूछे कि 18 एटीपी का निर्माण किससे होता है? एक बार में 18 एटीपी, क्योंकि हमें 2 बार में चाहिए 18 + 18 एटीपी। बात समझिए ना, यह मेरे बच्चों पूछेगा ना 18 एटीपी का निर्माण कहां से होता है, तो कहेंगे पाइरुविक एसिड, अम्ल लिख देते हैं। पाइरुविक अम्ल के अपघटन से। किससे बाबू? पाइरुविक एसिड के अपघटन से कितने एटीपी का निर्माण होता है? 18। और 2 बार पाइरुविक एसिड का अपघटन होगा तो कितने एटीपी बनाएंगे? 18 और 18 टोटल मिलके 36। बात समझ में आई क्या? बल्कि ग्लूकोज नहीं, पाइरुविक एसिड की वजह से। ठीक है, नोट हट जा रहा है।